बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, ख़बरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। एंड येस, आपका फेवरेट सेगमेंट, आपकी बर्थडे ज़रूर विश करेंगे, आपकी बर्थडे को हम स्पेशल बनाएंगे जी। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इंशाल्लाह 11:05 पर हम ये सेगमेंट शामिल करेंगे। ख़बरों से आगाज़ करना है। शहर में होने वाली बारिश के असरात अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। वो चीज़ें जिस पर हमें पहले तैयारी करनी चाहिए थी, हमेशा हम लेट होते हैं और हमेशा उसके असरात हम भुगतते हैं। बारिशों के बाद अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में आज का सच हमारा शो भी बड़ा स्पेशल है। आप लोगों के घर में जो आपको इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है जी। जगह जगह मक्खियाँ भिन आ रही हैं और मैं मैक्सिमम कोशिश ये करती हूँ कि दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखूँ, क्योंकि पता नहीं बारिश के बाद एक अजीब सा एक मौसम ऐसा होता है कि आपको मक्खियों की भिन-भिनाहट हर जगह पर नज़र आ रही होती है। सो मैं कुछ सफाई पसंद भी हूँ। मेरा एक तो जेन्युइन इशू है, वो तो सभी लोग होते हैं, बट एक बंदा होता है जिसका इशू होता है जी, मैं उस टाइप की हूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद रखो, कहीं से भी एक मक्खी ना आ जाए। अगर आपके घर में मक्खियाँ आती हैं तो आगे चल के हमने शो में आपको बताना है कि आपने उनको कैसे भगाना है। 11 बजे आपने जो है ज़रूर इंतज़ार करना और हम आपको ज़बरदस्ती टोटके बताएंगे कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, अभी डेंगू मच्छर की वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। डेंगू मच्छर की भरमार हर जगह पर अब नज़र आना शुरू हो गई है। आपने तो अपने आप को महफूज रखना है। बारिश का पानी जहाँ कहीं जमा रहता है तो हम बॉदर नहीं करते, उस पानी को ख़त्म भी करना है। खबरों की तरफ चलते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं राव दिलशाद हुसैन साहब और दुर्रे नाया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। ठीक ठाक है आप लोग? अल्लाह का शुक्र। चलिए जी, बारिशों ने मुद्दा डेंगू में जान डाल दी। अच्छा, लाहौर पर एक और खतरा मंडलाने लगा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो हम क्यों खतरा कह रहे हैं राव साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, चूँकि अब सीज़न है और जो ही मार्च के फौरी बाद मई और जो मई का महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये डेंगू की जो अफसाइश है वो होती है। और आपको याद होगा कि ये आज से नहीं है, ये 2012 से है। और 2012 में जो कैजुअल्टीज़ की रेशो थी वो अगर आप देखें तो यकीनन वो बड़ा खौफतारी होता है कि किस तरह से डेंगू की वजह से हलाकतें हुई। और 2013 में आपने क्या किया, आपने SOPs वज़ा किए और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया, तो अगले साल डेथ टोल जो था वो ज़ीरो था। और अगर डेथ टोल ज़ीरो हो सकता है तो यकीनन इससे बचाओ। अब ये 2 सीज़न इसके आते हैं एक साल में, तो दोनों सीज़न में आपने SOPs पर अमल दरामद, आपने शुरू में ही सफाई का, तो सफाई तो निस्फ़ ईमान है। तो सफाई ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे डेंगू जैसे जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस आसानी से किया जा सकता है। आजकल छतों पर पानी खड़ा रह जाता है, फिर मुख्तलिफ जो ऐसे नशेबी इलाके जहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो ये वैसे तो ये साफ़ पानी का मच्छर है, लेकिन इसकी अफजाइश के लिए ये इसकी आइडियल एक जो हबस का एक मौसम होता है वो इसके लिए आइडियल होता है। तो इससे बचाव के लिए SOPs तय हैं, हर फर्द की जिम्मेदारी है। अब ये डेंगू वर्कर्स को हम देखते हैं कि ये 10 से 12 हज़ार डेंगू वर्कर्स हैं और आपके शहर की आबादी जो है वो 1 करोड़ 50 लाख से ज़ायद है। अब इतनी बड़ी आबादी का शहर है तो 10 से 12 हज़ार। अच्छा, वैसे आई एम सॉरी टू से वर्कर्स करते भी कुछ नहीं है, बस उनको जो उनका टास्क दिया होता है ना, उन्होंने वो खाना पूरी करनी होती है। उसको बिलाशुबा आप एतराज़ कर सकते हैं। आपके घर कभी डेंगू वर्कर्स आए? आप उस पर एतराज़ कर, हम तो ऑब्वियसली सुबह निकलते हैं। पंजाब के रिपोर्टर हैं, अगर उनके घर डेंगू वर्कर्स नहीं आने तो आपके मेरे घर नहीं बताएंगे। नहीं, ये भूल गई। अच्छा, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा अगर आप डेंगू वर्कर्स का रूटीन देखते हैं तो डेंगू वर्कर्स तो काम तो करते हैं, अपलोडिंग, ये डेटा अपलोड करने की जो शिकायत है ये भी हमेशा रहती है, लेकिन डेंगू वर्कर्स से ज़्यादा आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है। और जब आपने खुद बतौर सिटीज़न अपना किरदार अदा किया तो फिर इस मोहलिक जो ये वायरस था इससे हमने छुटकारा भी हासिल किया। और कोई अब ये बहुत बड़ी काम नहीं है, बस बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके सामने ही है सारी चीज़ें, जिस तरह से इस पर काबू पाया गया और पाया नहीं हमने। बट मैंने जो कैंपेन्स देखी टायर शॉप पे, आप कब्रिस्तानों में जाकर, हमने माजी में इस चीज़ को विटनेस है हम इसके। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर तब मिनिस्टर थे और इस तरह से उन्होंने करना कि सुबह सुबह, बट पीछे कमांड शहबाज शरीफ साहब की थी। दुर्रे नाया जी बिल्कुल, हमने तो उनको भी सड़कों पर देखा और मैंने सेंटर पॉइंट पर उनको खुद कवर किया। वो बाकायदा वज़ीर आला होकर अर्ली मॉर्निंग रिक्शों गाड़ियों को रोक रहे थे। कैप्टन उस्मान साहब DC थे, तो वो हर जगह अवेयरनेस, उन्होंने अवेयरनेस पे बड़ा जोर दिया।
अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था आज हमारी लीड स्टोरी होगी। मैं कल ये सोच रहा था, वासा का एक बिल मेरी नज़रों से गुजरा तो उसमें एक तरफ कायद आज़म की तस्वीर थी और एक तरफ वज़ीर आला की तस्वीर थी अच्छा बिल के ऊपर। तो मैं ये सोच रहा था कि ये डेंगी का महकमा उनकी नज़रों से कैसे ओझल रह गया। ना उनका उन्होंने यूनिफॉर्म बदला, ना उन्होंने उसको रीऑर्गेनाइज करके उसकी कोई पासिंग आउट परेड की, ना डेंगी की गाड़ियों पे स्कॉट पे उनके पीछे बड़े बड़े जो स्प्रेयर्स लगे होते हैं उस पर कोई तस्वीर नहीं आई नज़र। मैं कल ये सोच रहा था बात कि ये ओझल नज़रों से कैसे रह गया। और सीजन भी आ रहा है और हमारी वज़ीर आला तो इतनी मुतहर्रिक है उनकी इतनी वो जो बारीक बीन नज़रों से ये महकमा कैसे बच के रह गया। और आज मैं जो सुबह आया ना तो मैं अपने आप पे हंस रहा था कि यार मैं कल कुछ और ही मांग लेता। ये तो मेरी सोच की कबूलियत हो गई कि आज ये खबर छप गई। मेरे साहब वैसे ये महकमा बन भी जाना अब ये हम बात तो अथॉरिटी पे हम तो कह रहे हैं इधर तो 2-2 इधर तो डेंगी ब्रिगेड तो है। अच्छा इधर तो ये ना हो कि इसका डीजी भी लग जाए। राव साहब इधर हजार गाड़ियों की जरूरत हजार 2-2 के महकमे बना के उसकी पासिंग आउट की जा रही है, उसको मुनज़्ज़म किया जा रहा है, अच्छी बात है। बट उसके रिजल्ट भी ये तो 10,000 का स्क्वाड है। हाँ। इसके लिए तो बड़ा काम करने की जरूरत है। इसकी तो आपको तादाद बढ़ाने की जरूरत है। बाकी बिल्कुल जी बढ़ाने की हकीकी मानो में आपने नई तजवीज दे दी है। नहीं बाकी शहरों में जाने की जरूरत है। देखिए बाकी सारी चीजें इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो डेंगू का इशू आता है वो रावलपिंडी में, लाहौर में और गुजरांवाला, जनूबी पंजाब में भी, जनूबी पंजाब मुल्तान का एक शहर। और आप लोग परेशान होंगे, पोश इलाकों पे ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते थे। हमारी डिफेंस में सबसे ज्यादा रेट। अब ये चलना है नवंबर तक, ये इसने चलना है। जब ये प्रॉपर सर्दी शुरू होगी तो इससे थोड़ा इसकी इंटेंसिटी कम होगी। दूसरी तरफ आ जाए, अभी से ये इसका शुरू होना, अपलोड नहीं किया जा रहा और यस टेस्ट की सहूलत भी अस्पतालों में नहीं है। वो क्यों NS1 टेस्ट। उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही डेंगी स्टाफ को। आपके डेंगी स्टाफ को पैसे देने के अलावा, उनको रिसोर्सेज देने के अलावा आपके पास कोई पैसे हैं ही नहीं। गाड़ियां खड़ी खड़ी जो है वो खटारा हो गई हैं, उनके टायर खराब हो चुके हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वही जिम्मेदारी है महकमा हेल्थ की। खर्चा बढ़ाने नहीं मैं आपको ऑनेस्टली बात चीजें हैं उनका तो राव साहब फायदा उठाएं। आपने छोटी सुजुकी पिकअप वैन देखी होंगी सब्ज रंग की डेंगी स्क्वाड की, उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो छोटी तोप नुमा जो है वो आपने देखा होगा, एक आलात लगे जो धुआं और स्प्रे मारते जाते हैं। वो तो नहीं, का तो फायदा कोई नहीं। अब किया भी नहीं कहीं जाता। लिक्विड स्प्रे है वो आप अपने गमलों में, घरों में, यानी हर चीज के हवाले से आपको याद होगा 0 पीरियड शुरू किया गया था स्कूल्स में। एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं पता वो होता है या नहीं होता, लेकिन वो एक ऐसी चीज थी कि आप आने वाली जनरेशन को ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपने इस जैसे अब ये मुस्तकिल सरकारी अस्पतालों में NS1 टेस्ट की सहूलत नहीं है, कौन रिस्पांसिबल है? सहूलत है कौन सी? पहले तो इसकी बात कर ले। ऑब्वियसली गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज, MS साहिबान जितने भी हैं, अगर आप बजट की बात करते हैं तो बजट सुन के आप टेस्ट की कीमत क्या वैसे राव साहब? आप कहेंगे ये तो 90 रुपीज इन्होंने की थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। उस पर देखिए जब रियासत कोई किसी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहती है ना तो फिर वो वाकई में होती है। आपको याद होगा इसके 1500-2000 पे वेट किया जा रहा है कि केसेस सामने। अच्छा ये मुझे डर लग रहा है ये अभी से इतना ज्यादा हो गया, कहीं ये स्पाइक ईयर ना आ जाए। तो स्पाइक ईयर में फिर आपका आधा शहर जो है वो उसकी लपेट में आता है। स्पाइक ईयर का मतलब ये है कि आपके पेशेंट्स जो है वो थाउजेंड्स में बढ़ते हैं और जिस तरह से प्लेटलेट्स कम होने या तो कोई बाहर भी नहीं जा सकता। अच्छा, अगर किसी के प्लेटलेट्स कम हो गए तो कोई किसी का वीजा भी नहीं लगता। नहीं, एक चीज आपने नोट किया कि वबा फैली हुई है इस वक्त पेट की बीमारियों की, गैस्ट्रो की, उस पर कितनी तवज्जो सरकार ने दे दी है मुझे बताएं। वहां पे दवाइयां तक मौजूद नहीं है आपके अस्पतालों में। अगर कोई पेट की मर्ज लेकर, कोई गैस्ट्रो की वबा लेके कोई जाता है, उसको एक मामूली सा सिरप नहीं दिया जाता वहां पे, जो कि मार्केट में बहुत ही मामूली कीमत का है। जब इस किस्म की वबा जो चल रही है उसको कैटर करने के लिए हुकूमत की तवज्जो नहीं है तो आगे कहाँ होगी? आपने बहुत अच्छी बात की, MS साहिबान में मलबा गिराया, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहिबान क्या कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहिबान क्या कर रहे हैं, हमारी वज़ीर आला ने कितनी मीटिंग्स ली हैं डेंगी पे? जब मियां शहबाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान में सुबह तंबू लगा के बैठ जाते थे। कल की खबर हमारे पास बाय द वे ये थी कि विजिलेंस सेल बनाया जा रहा है, वो जो खुफिया मॉनिटरिंग करेगा कि अस्पतालों में तमाम मामला ठीक हैं या नहीं है। इसके लिए ना, इसके लिए माजी में तो हमने देखा कि स्पेशल ब्रांच को भी यूज किया जाता रहा है और तमाम तौर उसी की रिपोर्टिंग के नतीजे में आगे वो स्पेशल ब्रांच है या IB है या इस तरह की जो एजेंसीज हैं, इनको जब इस्तेमाल किया जाता है तो एक्चुअल रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास जाती है। अब अल्लाह ना करे कि एक्चुअल रिपोर्ट उस वक्त जाए जब पेशेंट्स की तादाद। तो अभी क्या सीएम साहिबा की अभी आगाज है, नजर में ये मामला आया नहीं?
यकीनन आना चाहिए, जाहिर है नहीं आया होगा। एक तो जो डेंगू वर्कर्स के इश्यूज हैं, ये फ्रैंकली स्पीकिंग हर दूसरे रोज माजरत के साथ इतने बड़े इशू नहीं है कि वो अच्छा, इनकी सैलरी, इनको चूंकि बहुत सारी इनकी जो खेप है उनको कंफर्म कर दिया गया है, और बहुत सारे अभी भी हैं जो 89 डेज के नोटिफिकेशन के तहत जो जिनको वर्क चार्ज एम्प्लॉइज आप कहते हैं। इसके लिए देखें ये मुस्तकिल इशू है, जैसे आपके यहाँ मॉनसून एक मुस्तकिल इशू है ना, ये भी मुस्तकिल इशू है, और ये साल में 2 दफा आपको इसके लिए बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ना सिर्फ डेंगू ब्रिगेड को अपग्रेड करना है, अब उसकी उनके पास जो आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं दुरे साहब, गाड़ियों की आपको भी पता है कि 5 से 7 साल एक मियाद होती है जो गाड़ी इस तरह से ऑपरेशनल स्टाफ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो उन गाड़ियों की मियाद भी अब ख़त्म हो चुकी है, नई आपको इसमें इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने इन्वायरमेंट पे इन्वेस्टमेंट की है और इन्वायरमेंट के हवाले से सूरत हाल थोड़ा मुस्तकबिल करीब में तो बेहतर नहीं होनी, लेकिन थोड़ा आगे जाके जाहिर है आपको समरात यकीनन आएंगे। सब पता है इन्वायरमेंट पे इन्वेस्टमेंट क्यों हुई है, क्योंकि उनके वजीर जो है वो लाडली हैं हुकूमत की, उनके कहने पे हो जाती है। ये तो मातड़ महकमे है, वो तो नवाजा आपने गया ये है, काम जिस तरह से ये तो काम डीसी साहब का करने वाला था, उनको आपने पाइप डालने पे लगाया हुआ है। वो सारा दिन जो है वो पाइप चेक कर रहे होते। मैंने तो डीसीज देखे कि वो इनिशिएट करते थे, वो जाके घरों में कब्रिस्तानों में आपने डिप्टी कमिश्नर्स को इस मेंटल लेवल पे नहीं छोड़ा कि वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सके। वो बाहर ही नहीं आ रहे, सीवरेज के लाइनों से नहीं बाहर निकल पा रहे। ऊपर से आपने जो ई टेंडिंग वाला काम किया वो बल्कि और ज्यादा मुश्किल कर दिया। वो अगर पेशावर का बैठा कॉन्ट्रैक्टर है दुरे साहब, उसको लाहौर के मोहल्ले को क्या अंदाजा है, उसको क्या पता कि यहाँ पे जो फिर हाल पेशावर में या दूसरी जगहों पे हुआ है वही फिर लाहौर पे होगा। 6 माह में मुझे बताएं कि 6 माह से ज्यादा किसी स्कीम को लगने नहीं चाहिए, लेकिन आपके सामने है सारा शहर। अभी भी मैं ये पीको रोड से आ रहा था तो बड़े बड़े पाइप पड़े से 2 लाइन जो है वो, चलिए ये तो रोजाना की दास्तान है, ये तो भुगतना पड़ेगा फिलहाल। बट डेंगू एक बहुत सेंसिटिव मामला है, अगर अभी इस पर गौर ना किया गया, सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो वर्कर्स को मुतहरिक करना है, उनके मसाइल देखें, और फिर अस्पतालों में अगर सहूलियात ना हुई तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। एक मामूली सा टेस्ट है, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर तो क्वेश्चन मार्क है। फिर ये ना हो कि जब आपके सर पे मुसीबत आन पड़े तो आपको बड़े लेवल पर डेंगू यूनिट बनाने पड़े, वार्ड्स अलहदा करने पड़े। तो इस टाइम से बचने के लिए एंड येस कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए, हर काम हुकूमत का नहीं है। हमने अपने घरों की हिफाजत खुद करनी है, अपने घरों में सफाई सुथराई खुद करनी है। सो अपने घरों में अपने इर्द गिर्द इस चीज़ का ख्याल रखें, पानी जमा ना होने दें। आपने ही बीमार होना है, आप ही तकलीफ में जाएंगे, हुकूमत ने आके आपको दवाइयाँ तो देनी नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अपने एंड से हमने ख्याल रखना है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ये खौफनाक बात है जी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन है, 2 माह में 1 अरब जुर्माना, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर भी चालान होगा। अच्छा, 1 अरब जुर्माना 2 माह में। अब लोगों को क्या लगता है कि इनको टारगेट दिया गया है और धड़ाधड़ चालान इन्होंने करने ही करने हैं, वायलेशन आप करेंगे। अब तो बड़ा जिद्दत वाला निज़ाम आ रहा है जी, कॉलर पे जो कैमरे लगाए जाने हैं वार्डन्स के, अब उससे आपको होशियार रहना होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी भी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम जब तक बेहतर नहीं होगा हालात बहुत बुरे रहेंगे। दुरे ना आप। अच्छा, मैं तो इस बार चालान हुआ 2 माह में आपका कोई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। अच्छा। मैं बड़ा रूल फॉलो करता हूँ, ना मैं फोन सुनता हूँ, ना मैं बेल्ट उतारता हूँ, ना मैं कोई इस तरह की लेन लाइन की खिलाफ वर्जी करता हूँ, चाहे हम ऑफिस से लेट हो जाए। अल्लाह का शुक्र है टाइम से निकलता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं टाइम को प्री मेच्योर वक्त कैलकुलेट करके चलता हूँ। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि लाहौरियों की जेब से 1 करोड़ रुपये निकलवा लिया गया। ये तो एक ऐसी दौड़ लग जाएगी कि अब बाकी महकमे भी कहेंगे कि यार इनके पास तो बड़ा पैसा है, और फूड अथॉरिटी कहेगा इनसे निकालो जुर्माने, दूसरे महकमे एक्साइज कहेगा इनसे निकलवाओ, LDO तो पहले ही निकलवा रहा है, उसकी तो जरूरत नहीं है। तो इस तरह के तो सारे महकमे पीछे ये देखिए ना, लोग शौक से निकालने के लिए राजी हैं पैसे, हेलमेट नहीं पहनना जुर्माना दे देना। आप इसका दूसरा पहलू देखें कि वो कानून को मानने को तैयार नहीं है। वही मैं कह रही हूँ ना, शौक से पैसे दे रहे हैं। उनके अंदर इस चीज में भी एक वो आ गई है कि हमने बगावत करनी है। ठीक है, चलान होते हैं तो होते रहे। अब उनको पता है आज चलान हुए, लाइसेंस कैंसिल होने का कानून कोई नहीं है, वो हो नहीं सकता यूके और यूरोप की तरह। आराम से रोड पे आ जाएंगे दोबारा, कितने को चलान हो जाएगा। 2000 में जान छूट गई एक दफा, फिर अगली दफा वो कोशिश करेंगे कि उस रूट पे ही ना जाएं, उस सड़क पे ना जाएं, उसको लेफ्ट राइट कहीं वायलेट कर ले। तो
तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने लोगों को एजुकेट क्या किया। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी जो उनका एजुकेशन विंग है जो लोगों को एजुकेट करता है कानून के मुताबिक जो कवानीन पे अमल दरामद के लिए, उसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, उसने क्या एजुकेशन दी। मैं इस चीज़ पे बड़ा यकीन रखता हूँ कि अगर एजुकेटेड पीपल नहीं है ना आपके किसी भी लॉ के बारे में, वो लॉ अबाइड नहीं हो सकते। आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। यहाँ तो पता ही नहीं लोगों को ट्रैफिक कवानीन है क्या। अब आप उनको जेल में डालेंगे, क्या करेंगे? आप उनको उठा के ले जाएंगे, फिर आप आखिरी रह जाएंगे काले डाले भेज दें, तो शायद वो मान जाए कि जी हमने कानून की पाबंदी करनी है। इसके अलावा तो हल नजर नहीं आ रहा। आप जरा ना जाके माइक लेके लोगों से पूछ ले स्टॉप लाइन क्या होती है। किसी को नहीं पता, किसी को लाइन और लेन में डिफरेंस नहीं पता। ये इशू है। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये महकमा भी सीसीडी को दे दे, शायद ये उसकी कानून की पाबंदी कर ले, अदरवाइज कानून की पाबंदी करने वाले नहीं है। आप ये देखें कि एफआईआर का इंदराज, 5000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है, 10,000 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। इससे बड़ी बात कितनी वीडियोस चला रहे हैं, लोग वन व्हीलिंग कर रहे हैं, लोग जो है वायलेशन कर रहे हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कितना असर ले रहे हैं, बहुत बड़ा फिर औसत कितना असर ले रहे हैं लोग। देखिए, जहाँ कहीं भी आपने कभी देखा होगा ना कि कोई मॉल हो या कोई शॉप हो जहाँ पर कंज्यूमर्स ज़्यादा हो, तो आपको उनकी सेल फिर रिफ्लेक्ट होती है ज़्यादा। तो इनके कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं इनके कंज्यूमर्स की तादाद ट्रैफिक वालों की बहुत बहुत ज़्यादा है। सारे कंज्यूमर ही ना, जो सड़क पे आ गया वो कंज्यूमर ही है ट्रैफिक का। इन लाइटर मोड तो ये बात ठीक है कि ये करते हैं जुर्माने, लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि इसमें हमारी दुरे नायाब साहब, मैं भी अभी बेल्ट उतारते मुझे गाड़ी खड़ी करते करते मुझे भी प्रॉब्लम हुई है। गाड़ी भी दूर थी, फिर वो बेल्ट उतारते, वो ज़ाहिर टाइम, ये 1-1.5 मिनट का टाइम लगता है। देखिए अभी आप अपने लेट आने की जस्टिफिकेशन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अब एआई का दौर है। और इंटरेस्टिंग वाक़या आपको बताता हूँ, एक मुल्तान रोड पे एक ना रेस्टोरेंट है, उसके एम्प्लॉयज़ मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं और सामने ऊपर कैमरा है, उनके 86 चलान हुए हैं। उस मोटरसाइकिल की जो मालियत है वो 20,000 रुपये और उनका 86,000 के चलान है। सॉरी 86 नहीं, 86,000 चलान, यानी 200 से ज़्यादा। तो वो क्यों पे करेंगे? अब मुझे बताएं कि ये वो तो तंग आ गए उन्होंने, उनको जब नोटिस आया तो फिर पता चला है। तो हमारे लोगों के मिजाज नहीं बदले। देखिए, ट्रैफिक किसी भी मुल्क की पहली तस्वीर होती है, तो हमारे यहाँ ये कहना पड़ेगा कि बड़ी भयानक है ये तस्वीर। लाइन और लेन की बात की, फिर उसके बाद स्टॉप लाइन की आप बात करते हैं या सिग्नल्स की बात। ये इश्यूज़ क्यों आते हैं? ये इश्यूज़ इसलिए आते हैं कि आपके यहाँ, मैं ये बात बड़ी मुश्किल से मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं कहूँगा कि 55% शायद गाड़ी आपके शहर में लाइसेंस होल्डर्स जो हैं वो चलाते हों। इससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आपकी जब 40% से ज़ायद आबादी लाइसेंसिंग के बगैर चला रही होगी, जिसने भी लाइसेंस बनवाया हो, तो आपको पता है मैं 3 दफा अपना ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में एक्सपायर हो रहा है और मुझे पता है कि अब जुर्माना होगा, एक दिन भी लेट होने पर आपको जुर्माना होगा। उसको थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि जो भी लाइसेंस बनवाने जाता है उसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता होता है। ये आप नहीं कह सकते कि पता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़रूरी है कि एक तो मैसिव लेवल पर कैंपेन, और ये कैंपेन चलती भी रहती है। आपको अक्सर चेरिंग क्रॉस पर नज़र आते हैं, ट्रैफिक पुलिस का कैंप नज़र आएगा आपको। हेलमेट के हवाले से आपको याद नहीं है कि डेट अनाउंस की गई थी कि अब तक हेलमेट लगाएं, फिर फ्री हेलमेट तकसीम किए गए, और इस तरह की एक्टिविटीज़ तो जारी रहती हैं। लेकिन इसमें ट्रैफिक को किस तरह से बेहतर करना है, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही लोग हैं, दे दें फिर खबर को बाइंड, हमारे ही लोग हैं। ये जो ही मोटरवे पर चढ़ते हैं तो सीट बेल्ट भी फौरी लगाते हैं, और लाइन की वायलेशन हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में नहीं हो रही है, वहाँ पे भी एफआईआर हो हमारे बहुत अच्छा चले हैं। वो वहाँ पे चूंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो उन्होंने फाइन कैश में लेना है वहीं पे फौरी, या जायज कैश। अब तो हमारी ट्रैफिक पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उन्होंने वज़ीर आला के बेटे का चालान कर दिया। यार लाहौरी इसी बात की थोड़ी हया कर ले कि अगर वज़ीर आला का बेटा चालान करवा के पे कर सकता है, तो आप लोग तो खुदा खौफी करे कानून की। अच्छा, अब आने हमने खबर की तरफ, इसको वाइंड अप करना है। 2 माह में अगर 1 अरब जुर्माना हो गया तो ये क्या जुर्मानों का सिलसिला बढ़ता रहेगा, और ट्रैफिक पुलिस का बहुत अमीर तरीन कमाऊ पुत बन गई। हाँ, वही मैंने कहा, बहुत अमीर तरीन इदारा हो जाएगा। या कोई सजेशन है, एक सजेशन ये शहरियों के रवैये की वजह से, ट्रैफिक फ्रेंडली चूंकि शहरियों का रवैया नहीं है, उसकी वजह से ये पैसे
अगर आज 1 बिलियन है ना, तो ये 1 करोड़ भी हो सकता है अगर शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अब हेलमेट पहनने से क्यों हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट्स या लाइन और लेन की वायलेशन, ये 3-4 चीज़ों की वायलेशन है ज़्यादा जो रिपोर्ट होती है, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। सिर्फ तहम्मुल का मुजाहरा करें। मैं स्कीम मोड के सिग्नल की बात आपको बता रहा हूँ कि मेरा सिग्नल खुला है और गाड़ी में क्रॉस करने लगा हूँ तो उधर दूसरी साइड से गाड़ी आई है और वो कैमरा में बंद है उसका सिग्नल। अच्छा, मैंने उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, मैंने कहा जी अब आपने अपना भी नुकसान किया है, मेरा भी, क्या आपको बहुत जल्दी थी? कहते हाँ जल्दी थी। मैंने कहा अब भी तो 20 मिनट रुक गए ना, तो 1 मिनट आप 20 सेकंड पीछे नहीं रुके आप। तो ये वो रवैया है बुनियादी तौर पर जिसको आपको बदलने की जरूरत है। और अब देखें, आप अपना भी नुकसान करते हैं, वो तो दूसरों का भी होता है, फिर चालान से आपका अपना। कानून में बेहतरी करने की जरूरत है। यूके में अगर कोई चालान पे नहीं करता, इससे मजीद सख्त करना है, FIR हो, अगर 50 पाउंड उसका चालान हो जाए, वो पे नहीं करता, हर हफ्ते वो बढ़ता है और 1 महीने बाद वो 600 पाउंड हो जाता है। ठीक है, दिरहम में अगर कहीं दुबई में होता है तो 5000 दिरहम से मिनिमम आपका स्टार्ट होता है और 10,000 दिरहम हो जाता है। पार्किंग स्टैंड में खड़ी गाड़ी पे कोई स्टीयरिंग पे नहीं बैठता दुबई में। अब जो कल दुबई ने किया है कि जी आपका ना वीजे की तजदीद होगी, ना आपके वीजे की कोई आगे शिक पूरी होगी, आपको स्टेट अवे रिफ्यूज किया जाएगा अगर आपने अपने चालान वायलेशन के जो पे नहीं किए होंगे। यानी आप कह रहे हैं शहरी तब तक नहीं ठीक हो सकते जब तक आपको चालान मजीद कवानीन सख्त करने में 100% करने की जरूरत है। सही, यानी जहां 2000 रुपए चालान हो रहा है, आप एक बच्चा है, एक बंदा है 30 साल में पहुंच गया है, बच्चा 18 साल क्रॉस कर गया, आप कितना को एजुकेट कर लेंगे उसको? मुझे बताएं। आप उससे वो तो एजुकेशन वाले ये से गुजर गया, गुजर चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? उसको सिर्फ ये डर होगा कि मैंने कहीं ना कहीं से अगर चालान हो गया फिर मुझे पे करने के लिए हर जगह से उसको रोका जाएगा। इसको सिलेबस में शामिल होता था पहले, पता नहीं अब नजर आता ही नहीं है। इसको ये वो सब्जेक्ट है जिसको क्लास 1 से किसी ना किसी तरह हर क्लास में इसका एक चैप्टर लाजमी होना चाहिए ताकि शुरू से ही अवेयरनेस हो और इन चलानों के हवाले से, जुर्मानों के हवाले से भी अवेयरनेस हो, आप ये ताकि बच्चे में वो डेटरेंस रहे कि मैं वायलेशन करूंगा तो जुर्माना। आप ये लाइसेंसों का मीना बाजार खत्म करें और यूके की तरह थ्योरेटिकल स्टडी पे आके रिटन टेस्ट लेने के बाद चालान अपना लाइसेंस इशू करें, फिर ही लोग समझेंगे हम एजुकेटेड वाली लाइफ से गुजर गए। वहां पे टेस्ट होता है, अभी भी जब टेस्ट देने जाते हैं तो आपका वो जब तक आप वो नहीं करते तो आपका लाइसेंस थ्योरी टेस्ट तो है, बन जाते हैं लाइसेंस, जाने दें। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपका बन गया ना? नहीं जी, मेरा नहीं बना सर। आपका इधर आगे बन गया ना, आप ना करें ऐसे। एग्जाम ना लगाए सर, मेरा करवा ले। 9 साल पहले का लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह बने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, लर्निंग लाइसेंस बनवाना 1 मिनट का काम है। और अच्छा, ये भी मॉर्निंग शोज की तारीख में पहली दफा हुआ है कि रिपोर्टर ने अपनी एंकर पे इल्जाम लगाया। हाँ, मैं वही हैरान हो गई हूँ। मैंने तो 9 साल पहले शहरियों को जाकर ट्राई देकर पास होकर फिर अपना चले मैं फिर अपने अल्फाज वापस लेता हूं। बड़ी नहीं ऐसे नहीं, आप मेरा चालान मुझे लगा जाते ही पहले मुझे कोई रोक ले। अच्छा देखिए, मेरा दफ्तर में बिल्कुल नहीं बना। ट्रैफिक पुलिस की वैन अक्सर ऑफिस में, हाँ जी, वो रिन्यू कराना हो किसी ने, वो रिन्यू कराना हो, वो इस तरह की फैसिलिटीज के लिए वो आती रहती है। मैं सर अभी मेरा एक्सपायर होने वाला है अगले महीने। राव साहब ने कहा कि आपने खैराती लाइसेंस लिया है। नहीं, जिस तरह ये मैंने लफ्ज यूज नहीं किए, मकसद तो यही है। मैं मुझे 9 साल हो गए रोड यूज करते हुए, बड़ी जिम्मेदारी से रोड यूज करती हूँ और चालान हुए 1-2 दफा, वो मैंने पे भी की है, बट उसके बाद मैंने ये भी सोच लिया कि ये मेरे लिए नुकसान। अच्छा, अच्छे वक्त में मुझे भी 1-2 दफा वार्निंग मिली है अच्छे रवैये पे। बड़े वार्डन ने कहा यार आप जर्नलिस्ट हैं, आपने रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा रखा, हम आपको वार्निंग। हाँ वही ना, मैंने भी एक्सक्यूज कर लिया। नहीं हो जाता है समटाइम फोन सुनने पे, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, फोन सुनने पे हो जाता है, लेकिन फौरी ये छोटी मोटी वायलेशन नहीं है, इससे हम समझते हैं, लेकिन इससे बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। बाकी अगर जुर्माने और ये चालान और FIR समझ लें कि बहुत सख्त अमल है, इससे आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, इससे समझने की चीजें हैं। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि करियाना स्टोर आपके गली मोहल्ले में जो छोटे मोटे स्टोर्स हैं वहाँ पर चीनी गायब है। आई डोंट नो अब चीनी का मसला क्या है। अब जुर्मानों से बच्चे कौन कार्रवाइयाँ कर रहा है? मुझे तो नहीं पता चला कि हमारे इर्द गिर्द कहीं कार्रवाई हुई है और किसी ने जाके चेक करने की कोशिश की है। यहाँ पे कार्रवाइयाँ नहीं होती अना यूसुफ, यहाँ पे दावे होते हैं कि सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है। और चीनी 1972
के अखबारात भी आज शेयर हो रहे हैं। मुझे ना राव साहब, मुझे इस इशू पे बाद में आना, ये जो नई फोर्स बनी है महंगाई कंट्रोल करने की, क्या कर रही है? इसको ये जिम्मेदारी देनी थी और इसने इस हफ्ते से ऑपरेशनल होना था लाहौर शहर में चीनी के वजह। लेकिन अगर चीनी आएगी नहीं मार्केट में तो किराना स्टोर वाले का क्या कसूर है? आपने मार्केट में वो जो माफिया है वो इतना ताकतवर है कि इंतहाई बदतरीन सियासी मुखालफत के बावजूद माजी में हमने देखा है, और आज भी जब एक्सपोर्ट होती है फिर भी फायदा होता है, जब इंपोर्ट होती है तब भी फायदा होता है। मैंने इस पर थोड़ी तहकीक की है राव साहब, और आपको बताते चलूँ कि इसमें बहुत बड़ा माफिया जो है ना वो सरमायादार मुलविस है। उन्होंने 150 पे चीनी उठाई हुई है बल्क में। अच्छा। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। अब रेट 50 रुपये तो पर केजी उनको मुनाफा मिल रहा है, लेकिन वो इतने लालची हो चुके हैं कि वो और इसको हाइक पे जाने दे रहे हैं। वो चीनी नहीं निकाल रहे। चीनी को गोदामों से खुफिया जगह जहाँ स्टोर्स की हुई हैं, जहाँ पे ये स्टॉकिस्ट हैं, वहाँ से निकाल के आपके होलसेलर्स के पास लाना और किराना दुकानों पे लाना। अब ये एक मिशन है। अगर ये बात मुझे समझ आती है, आपको सुनने वालों को समझ आती है, तो हुकूमत को क्यों नहीं आती होगी? अब हुकूमत जब जिस पे हाथ डालती है तो पीछे से वो जितने पावरफुल हैं सरमायादार सारी चीनी तो उन्होंने उठाई है। ये तो नहीं हो सकता कि मैंने घर में जो है और वो 100 किलो चीनी स्टोर की हो, 200 किलो की हो, 500 किलो की हो, ये पॉसिबल नहीं है। 1 रुपए के हेर फेर से ना, 1 रुपया बढ़ने से भी बिलियंस ऑफ रुपीज। अब वो 40-40, 50-50 रुपए। लेकिन अल्लाह करे, पता नहीं ये कब भरेंगे, वैसे इनके पेट पता नहीं कब भरेंगे। अगर शॉर्टेज हो तो क्या ये मुमकिन है कि अगर आपको आप अभी अकबरी मंडी चले जाएं, मौजूद है वहां पे लोग, आप उनके साथ बात करें कि आपको 1 बिलियन रुपीस की चीनी दरकार है सुबह, तो आपके गेट पे खड़ी होगी चीनी आप पहुंच जाएगी, आप उनको पैसे। फिर ये क्या मसनूई शॉर्टेज पैदा की जा रही है? ये सारा माफिया है और इसमें ये इतना ताकतवर है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि जो शुगर माफिया के लोग हैं, जिसमें एसोसिएशन भी शामिल है, जिसमें जो कार्टल्स वाले भी शामिल हैं और सट्टाबाज भी इसमें शामिल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए FIA ने एक दफ़ा कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि इसमें तो 3-4 मेजर एलिमेंट्स हैं जो इस सारे खेल को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ 84 शुगर मिल्स हैं। कितना को मुश्किल है शुगर मिल्स के लोगों को कंट्रोल करना, मुश्किल नहीं, कितना मुश्किल होंगे। मैंने एक दोस्त से मशवरा किया राव साहब कि मुझे कोई कारोबार छोटा सा बता दें, इसमें कुछ 4 पैसे आ जाए। उसने मुझे कहा कि यार एक छोटी पिकअप वैन ये चीनी की ले लें 1.5 लाख रुपए पे, पुरानी बात है। तो जब वो बढ़ेगी थोड़ा, वो 2.5-2 लाख में आपकी वो बिक जाएगी, तो आपको लाख रुपए बैठे मुनाफा आ जाएगा। तो यही हो रहा है, ये वो स्केल है। और सोचें आप अगर के बड़े स्केल में आप इन्वेस्ट करें इसमें, अगर आप 1 बिलियन रुपीज इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 1 बिलियन रुपीज अगर मॉल्टोन के आप बात करें तो मॉल्टोन में आपको 1 बिलियन रुपीज खर्च करने वाले कोई 2000 लोग मिल जाएंगे। हाँ, आराम से सैकड़ों में। मैं सैकड़ों कहने वाला था, 2000 आराम से आपको सिर्फ एक एरिया से ही मिल जाएंगे 1 बिलियन रुपीज खर्च करने जो सरमायादार हैं। तो अब गवर्नमेंट की कमजोर रिट की वजह से और गवर्नमेंट की अदम तुझी और गवर्नमेंट की इस तरफ झुकाव की वजह से। नहीं राव साहब, आप अब खुद ये कह रहे हैं, आप बीट रिपोर्टर हैं, आप कह रहे हैं अदम तवज्जोही की वजह से। अदम तवज्जो नहीं है, डेलिबरेटली जानबूझ के एक कैन कमिश्नर ने हरकत की, कोशिश की कि मैं इनको नकेल डालूं। वो आज तक मुझे मिल नहीं रहा कि वो बेचारा गया किधर, कहाँ गए। बिल्कुल सही, उसकी पोस्टिंग किधर हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ तो ये हालात हैं। यहाँ पर CM साहिबा को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट नहीं मिल रही कि आपके DC साहब इससे लाइन बैठे हैं, कि आपके चीफ सेक्रेटरी साहब इस मामले से लाइन बैठे हैं, और ये एक्चुअली मसला है भी नहीं, इसको बनाया जा रहा है मसला। ये कोई पैरा फोर्स पकड़े ना किसी मिल के पास जाके तो दिखाए, तो फिर फोर्स किस काम की है? अफसरान तो इतनी भर्तियां फोर्स है, वो थड़े वाले को थड़ा गिराने के लिए। अफसरान तो बहुत फोर्स है, जलेबी वाले को पकड़ने के लिए, दूध वाले को पकड़ने के लिए, उसका 5 लाख का सामान जब्त करने के लिए। उन बेचारों को क्या महंगाई कर लेनी है? ये इसलिए सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, ये इन कामों के लिए। नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, MCL सब फेल हो गए, आप फोर्स लेकर आए। अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि अभी आप कमिटमेंट करें कि आपको 1 बिलियन रुपीस की चीनी चाहिए सुबह, तो आपको मिल जाएगी। वो कहां से आएगी? That is the point now. वो कहां से आएगी? क्या वो आसमान से आनी है? क्या वो अफगानिस्तान या इंडिया या ईरान से आनी है? आप यहां भी मौजूद है,
इसका मतलब अगर मौजूद है तो फिर मार्केट में क्यों नहीं है? मार्केट में क्यों नहीं आ रही? मार्केट में में अब ये जो खौफ फैलाया जा रहा है नहीं है कि कार्टल्स आपने सिर्फ, वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सिर्फ चूंकि जो शुगर मिल्स हैं इसमें बहुत जो हुक्मरान अशराफिया के भी नाम आते हैं, तो ये घर से शुरू करें ना, सबसे पहले अपने घर से शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में आप चीनी को गोदामों से निकाल के जिस दिन मार्केट में फेंकेंगे इसका रेट जमीन पे आना शुरू हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, अब आ नहीं सकता, अब तो फिक्स हो गया ना रेट, अब तो फिक्स हो गया है, अब तो रेट फिक्स कर दिया गया है 167 रुपए एक्स मिल रेट है। 4 माह का भी जो पिछले प्रोग्राम में आप क्या डिस्कस कर रहे थे, और यही 167 रुपए से 175 रुपए तक एक्स मिल रेट को फिक्स किया गया है, और यही एक खेल वो चाहते थे। और इसमें चीनी बढ़ाने में सब की कीमतों को पर लगाने में सबसे बड़ा जो किरदार रहा है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का रहा है। तो हमेशा अगर 100 रुपए की चीनी है तो वो 125 रुपए की बिड देते थे मार्केट में। ये देखें राव साहब, मेरे हाथ जुड़े हैं। इधर हमें सारी उम्र पढ़ाया गया कि मुर्गी का रेट हमजा शहबाज साहब निकालते हैं, उनकी आज तक जान नहीं छुटी। इवन के जब वो पाबंद सलासल थे तब भी उन पर इल्जाम रहा। अच्छा, जब वो ये सारे लोग मुल्क से एग्जाइल ले गए तब भी अब तो बंद हो गए। वाला किस्सा करते हैं, चीनी कम इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए मुज़र है, खुद ब खुद कीमत नीचे आना शुरू हो जाएगी। मिसाल दे देना डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब ने कहा है हमारे शो में, डॉक्टर आमिर बंदेशा ने कहा कि इन चीजों का ये वैसे सौखा हल है, जो चीज पॉइंट से बाहर है वो उसको छोड़ दे, जान छोड़ दे उसकी। मुख्तलिफ वार्ड्स की छतें टपकने लगी हैं। जिन्ना हॉस्पिटल की सूरत हाल है। अच्छा जी, शहर के जितने सरकारी हॉस्पिटल है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स हैं और टाइम टू टाइम आप यहाँ पे रेनोवेशन नहीं करते, वार्ड्स जो कि बहुत बहुत पुरानी हैं, वहाँ पर मुसलसल हर मॉनसून में यही प्रैक्टिस है, बारिश होती है, छतें टपकती हैं, और यस ये खतरा है, बहुत बड़ा खतरा दुरे नाया। अच्छा जी, निगरान हुकूमत में ये सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, उसके बाद साल सवा साल हो गया, किसी ने मुंह मुड़ के नहीं देखा कि उनकी रेनोवेशन कंप्लीशन हो रही है नहीं हो रही, फंड्स वहाँ दिए गए नहीं दिए गए। आपको कभी हस्पताल जाने का इत्तेफाक हो, जिस दौर में इनकी रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया गया, A++ क्वालिटी की चीज़ें लगाई गई, वहाँ पे जो अप्रूव किए गए सैनिटेशन का पूरा निज़ाम, आपके कमोड्स, आपके बेसन्स, आपके वॉश बेसन्स पोटा कंपनी के अप्रूव किए गए। जो टाइल अप्रूव की गई वो खूबसूरत और बेहतरीन टाइल अप्रूव की गई। ये रूटीन की टाइलें नहीं थी कि जो आटा बोरा होता है, एक पाँव मारा तो टूट गया, वो काम नहीं था। अच्छा, वहाँ पे A+ क्वालिटी का सारा काम किया गया। अब वो कंप्लीशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे सवा साल से? मैंने कल एक बंदे से रब्ता किया तो उसने कहा कि ना पैसे दिए जा रहे हैं ना फंड्स दिए जा रहे हैं। जितने कंट्रैक्टर्स थे वो अपनी कॉस्ट पे सारी चीज़ें लगा के एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उन्होंने मार्केट का करोड़ों अरबों रुपया देना है, उनको माल को उधार देने पे तैयार नहीं है, सामान लाने पे प्रॉब्लम्स हैं। अब जब फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं तो उन हॉस्पिटल्स के वार्ड्स के अंदर आपने सोलराइजेशन करनी है, आपने HVAC सिस्टम AC का लगाना है, आपने नीचे सारी आपने एसेसरीज लगानी है। जब वो एसेसरीज लगाने लगते हैं और उस पैसे नहीं होते, और जो चीज़ें खोली हुई हैं आपने, उसकी वजह से वो सारे सुराख और उनकी सारी चीज़ों से सिटी जाती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके वज़राए सेहत यहाँ बैठे हैं, हर रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं, विजिलेंस स्क्वाड बना रहे हैं जो आपको अस्पतालों की खुफिया मॉनिटरिंग करके बताएगा। क्या ये कितना मुश्किल है ख़ालिद सलमान साहब के खुद जाके वन बाय वन एक अस्पताल का दौरा करने? पैसे वज़ीर आला ने इंश्योर करने होते हैं, पैसे कर दिए गए, पैसे रिलीज कराना हुकूमत की बाकी इंतजामी सेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन और उसके बाद पूरी सुपरवाइजिंग मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है। मुझे यहाँ तक भी इत्तलात मिली है कि अस्पतालों के अंदर जो अधूरे काम पड़े रेनोवेशन के, उनका सामान चोरी होना शुरू हो गया है। उसमें अस्पतालों का अपना अमला इन्वॉल्व है। उसके अस्पतालों के अंदर जो निचला माफिया है वो इतना तगड़ा है कि उन्होंने तो बड़े बड़े डॉक्टरों को हिला दिया। आपको डॉक्टर शबीर की मिसाल पता है कि उनके साथ इस माफिया ने क्या किया। कोई डॉक्टर वहां पे इंतजामी तौर पर किसी के साथ कुछ करना चाहता है तो उसका क्या हाल बना दिया जाता है, उस बेचारे को खुद भुगतना पड़ जाता है। मिसाल बना दिया गया। और हुकूमत ने यह भी नहीं देखा कि इल्जाम दुरुस्त है गलत हैं, उन्होंने नीचे वाले स्टाफ के इल्जामात दर इल्जामात पे डॉक्टर्स को उठा के मेरा ख्याल पंजाब की आखिरी सरहद पे फेंक दिया। उससे बस नहीं चला कि उनको सिंध भेज देते। तो यहाँ तो ये हालात होते हैं। और पीछे यही कार्टल्स जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं, सारी चीज़ें बेचते हैं, नई चीज़ें उतार के बेची जा रही हैं, तारें चोरी करके बेची जा रही हैं, पुराना सामान बेच दिया गया। अभी पिछले जाहिद साहब की खबर थी AC आके पड़े हैं लेकिन लग नहीं रहे हैं, आपके ऑपरेशन थिएटर्स बगैर AC और कुछ अर्सा मॉनिटरिंग हुई तो एक AC जो है वो किसी न किसी MS साहिबान के पास और कई कमरों में लग लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, प्राइवेट अस्पतालों में ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी गई है ख़ालिद सलमान रफीक साहब की जानिब से? आओ साहब।
देखिए गवर्नमेंट कर तो रही है प्राइवेट। अब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का वैसे पहले एक कोटा होता था, चीफ मिनिस्टर पंजाब को अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है तो उस पर वो बराह राज़, ये ज़्यादातर ऑपरेशन इस तरह के शेख जायद हॉस्पिटल से होते थे माजी में, इस पर ज़्यादा तेज़ काम होता था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशंस को डील करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्योंकि अब सुनते भी नहीं है कि कितने पेशेंट्स का हुआ। लेकिन बहरहाल आपके पास PKLI ऑलरेडी है और उसके अलावा अगर ये फैसिलिटी मिलती है तो यकीनन ये एक बेहतरीन काम होगा, यकीनन ये बेहतरीन खिदमत होगी। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कोई इलाज कराता है और सरकार उसके जो एक्सपेंडिचर्स है वो बियर कर लेती है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वैसे बहुत सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, मुश्किल अमल नहीं आपको लग रहा? अगर मुश्किल, मुझे तो नामुमकिन भी लग रहा है। देखिए अगर तो प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट सतह पर ही आपने वो पे करना है तो इसके एक्सपेंडिचर बहुत लाखों रुपए में कौन कर सकता है? फिर तो आप एक और लाइसेंस देने जा रहे हैं। जिस तरह से जो हार्ट सर्जरी है वो PIC से 2.5 लाख में होती है, थोड़ा सा नहर के पास जाएं तो उसकी वो 7.5, 8, 10 लाख पे चली जाती है। उससे थोड़ा सा दूर जाएं हॉस्पिटल पे तो, या नेशनल हॉस्पिटल में जाएं तो फिर उससे भी कहीं ज़्यादा। तो ये इस तरह से अस्पतालों का अपना एक मैकेनिज्म है। कोई सर्विस चार्जेस के नाम पे, कोई सर्विस डिलीवरी के नाम पे चार्ज करता है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज करे। स्टैंडर्ड्स को दबाया है ना, आपको याद होगा PIC में जबरदस्ती लोगों को स्टंट डाले गए, सब स्टंट डाले गए। उनका ट्रीटमेंट हो सकता था, उनका ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन उनको जबरदस्ती 1-1, 2-2, 3-3 स्टंट जो है डाल के वो चार्ज किए गए और पीछे कंपनियों के साथ वो मिले हुए थे सारे। और उन्होंने जो सस्ते जो थे आपके वॉल्व्स वो खरीदे और उन्होंने सारे महंगे दामों बेचे सरकार को। एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़िम माफिया कैसे करेंगे। फिर अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने सारा काम जो है वो ठेकों पे दे के इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिल के अरबों रुपया कमाया। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर्स में मौजूद है। मामलात में भी ये सब किया जा रहा है। बस अल्लाह ताला ही रहम करे। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कल मैट्रिक इम्तिहानात के नतीजे आए, नतीजा आपके सामने था, हमने उसको डिस्कस भी किया। कितनी बड़ी तादाद में तलबा फेल हुए, लाहौर के स्टूडेंट्स क्यों पोजीशन हासिल नहीं कर सके, क्यों आपको दूर दराज के इलाकों के स्टूडेंट्स जो हैं वो पोजीशन होल्डर नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो तालीमी निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे तो बजट बहुत ज़्यादा है। तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग के लिए विजिलेंस स्क्वाड बनेगा, दुर्रे नाया। अच्छा, मुझे तो कल से फेसबुक पे 2-3 दिन से नज़र आ रहा है कि हर जो जानने वाला वो लिख रहा है कि मेरी बेटी ने या मेरी भतीजी ने वो 80% नंबर ले लिए, 90% नंबर ले लिए, 99 ले लिए। अच्छा, एक ने लिखा 100% ले लिए। वाह। एक ने 1200 में से 1200 लिखे। हमारे दौर में तो कभी अच्छा, मैंने नहीं देखा। नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं होता। और मैं हैरान हूँ कि ये आज खबर में है कि 65% उसका आया। मेरे हिसाब से तो 99% रिजल्ट आना चाहिए था। और ये जब अदाद शुमार निकले हैं तो फिर तमाम वो इदारे, इसमें एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि सरकारी इदारों की परफॉर्मेंस क्या रही, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस क्या रही, आपके दीगर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उनकी क्या रही, पेफ की क्या रही, आपके दारी स्कूलों की क्या रही, सबकी रिपोर्ट निकालें ना। और फिर जिसको जरूरी समझते हैं इस्लाहात करें, जिसको नहीं समझते उनको बंद कर दें। आपने इतना बोझ जो है वो क्यों डाला हुआ सरकार पे? और सबसे ज़्यादा इसलिए रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ कि ज़्यादा सरकारी स्कूल ही निकल आने हैं। तो जब अपने पे बात आ जानी है तो फिर कुछ समझ नहीं आनी कि हमने जाना किधर है। बिल्कुल ऐसे। और ज़्यादातर जो लोग इसमें नंबर लेने वाले नज़र आएंगे वो या तो प्राइवेट स्कूलों में होंगे, प्राइवेट अकेडमियों में होंगे, या दीगर मुख्तलिफ जो है चलने वाले इदारों में होंगे। मुझे तो आज ये बात समझ नहीं आ रही। मैं जिस वक्त मैट्रिक कर रहा था या राव साहब कर रहे थे, हमारे तो बोर्ड्स में जब पोजीशन अनाउंस होती थी तो उसमें सरकारी स्कूलों के दरमियान 10-10 पोजीशन होती थी। ज्यादा सरकारी। मैं ये बात करने वाला मैंने अब कुछ नायाब लाहौर के स्कूल भी होते हैं उसमें शामिल होते थे उसमें। अच्छा, मैं इसको तो देखते हैं ना, मैं ना कल वो चार्ट भी देख रहा था तमाम बोर्ड्स की कि पोजीशन क्या है सारे बोर्ड्स की। तो लाहौर का नंबर था 6ठा या शायद 7वां, मतलब। और पहले नंबर पे कौन था? DG खान का जो बोर्ड है, और वो मिनिस्टर साहब की पोस्ट थी, गालिबन मिनिस्टर एजुकेशन की पोस्ट थी, और उसमें वो सारी फहरिस्त देख रहा था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हर तरह की फैसिलिटीज़
बजट को अगर आप देखें तो बजट से लगता ये है कि शायद इनकलाब आएगा, और 88,000 तुलबा का फेल होना भाई अच्छा लगता ना मिनिस्टर साहब अपने हल्के को ट्वीट करते ये कि जी मेरे हल्के में कितने बच्चों ने पोजीशन ली, पत्तों में कितने बच्चों ने पोजीशन ली। कारकर्दगी क्या है एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो रिफ्लेक्ट करती है इन नताइज से। बाकी एफिशिएंसी की मैं बात नहीं कर रहा, वो बड़ी है, वो मिनिस्टर साहब में भी बड़ी है, वो पूरी गवर्नमेंट चलिए अब आप उसको रिजर्व सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रेजेंस भी है, हर सरकारी फंक्शन में बच्चे आपको वर्दी पहने नजर आएंगे आगे पीछे, सरकारी चोंग भी पहुंचे हुए थे। अच्छा वाहद, ये सरकारी स्कूल्स में लाहौर शहर की सिर्फ बात कर लें अगर आपने करनी है तो वहां सरकारी स्कूल है जहां पर ग्राउंड्स मौजूद हैं, जहां पर हर तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन क्या नहीं है, असातिज़ा नहीं है और विल नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आपका जहां पर आपको इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जाने देना, फर्नीचर है, वो नॉन ऑपरेशनल है या ऑपरेशनल है या नॉन ऑपरेशनल है, वो एक अलग बात है। उसने ऑपरेशनल कैसे होना है? मिसाल के तौर पे बड़े स्कूल्स हैं, अगर वहां पे पंखे नहीं चल रहे, बिजली नहीं आ रही, तो किसका कसूर है? टाइम कम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।